हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। एक ये कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रश्नावली के सवालों में मदद करेगी। ऐसे ही एक दो और फैक्ट्स हैं, एक दो और कॉन्सेप्ट है जिसको हम जानने के बाद प्रश्नावली के सवालों को हमें आसानी से हल करना बन जाएगा। तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रश्नावली के सारे सवालों को कवर करेंगे। ओके, तो जल्दी से वो स्टार्ट करते हैं। इसको हम अभी साइड पे रखते हैं और हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है गुणनखंड। गुणनखंड तो गुणनखंड किसी भी संख्याओं का मान लो कि बात कोई 6 है, तो इस 6 का हमें क्या करना है, खंड करना है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फैक्टर। ओके, तो हमें इसका फैक्ट निकालना है, इसके क्या है, खंड खंड करने। तो इसका क्या खंड हो सकता है, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, या फिर हम एक ऐसा कह सकते हैं कि 6 एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 6 का पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो बताइए ऐसी कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें 6 का पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो स्टार्टिंग हम करते हैं 1 से। 1 का भाग अगर हम 6 में करते हैं तो पूरी तरीके से 6 में भाग चला जाएगा। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। क्या 2 से हो सकता है? हाँ, अगर हम 2 से भी अगर 6 का भाग करते हैं तो 6 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही क्या 3 हो सकती है? हाँ, 3 दूनी 6, ये भी 3 भी कट सकता है, विभाजित हो सकता है। ऐसे 4 हो सकता है क्या? नहीं, 4 दूनी 8 होता है, मतलब 6 से ज्यादा। तो हमें केवल 6 को विभाजित करने वाली संख्याओं को ही ढूंढना है। तो हमने देखा 1 2 3, उसके बाद फिर क्या, डायरेक्टली 6। तो हमें 6 के कितने फैक्टर मिले? 6 के हमें 1 2 3 4 हमें फैक्टर मिले, मतलब गुणनखंड मिले। तो हमें ऐसे ही गुणनखंड एकदम सिंपल है। गुणनखंड की ये है कि गुणनखंड की जो संख्याएं हैं या तो उससे क्या होंगी, उसके जो फैक्टर हैं या उससे बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, और इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल हैं। गुणनखंड जो है वो काउंटेबल होता है। जैसे कि फिर से अगर हम करते हैं 12 का, तो फिर 12 भी क्या 1 से जाएगा? हाँ। फिर 2 से भी, 3 से जाएगा क्या? हाँ, 3 से भी। 4 से जाएगा क्या? हाँ। 5 से जाएगा क्या? नहीं। 6, हाँ 6 से जाएगा, और 12 से जाएगा। तो ऐसे ही 12 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 फैक्टर हुए किसके? 12 के। तो गुणनखंड में हमें क्या करना रहता है, किसी भी संख्याओं के हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसमें से पूरी भाग इसमें चला जाए। 1 का भाग पूरी तरीके से इसमें चला जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। इसमें हमने ऐसा नहीं लिया कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। आप बोलो 5 क्यों नहीं लिए? 5 हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 5 का भाग 12 में नहीं जाएगा। काट के आप देख सकते हैं, 12 को अगर हम 5 से भी डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है? 10। 10 तो हमारा हौसला कितना? 2 बच जाएगा। इसका मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। जिसका जिसका भाग चला जाता है वो उसका क्या होता है? फैक्टर। तो बस सिंपल गुणनखंड हमने समझ लिया है। अभाज्य गुणनखंड में हमें कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या हमको पता है कौन कौन सी होती हैं। 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 3, फिर क्या 5 7 और 11 13, ऐसे करके वो बढ़ते जाते हैं 17। और हमें क्या है, मान लो के बाद अभी हमने 6 का उदाहरण लिया था तो हम 6 का ही लेते हैं। तो 6 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड अगर हमें निकालना हो तो हमें भाग करते आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या भाग जाता है। तो ऐसे ही 6 का अगर हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हमसे एक ऐसी लाइन खींचेंगे और एक ऐसी। अब हमें यहाँ पे वो संख्या रखनी होगी जिसमें से 6 का भाग पूरी तरीके से चला जाए, और वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य। तो हमने अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ से हम चेक करते जाएंगे, क्या 6 का 2 से भाग जा सकता है? हाँ, क्योंकि 6 दो क्या है, 6 का फैक्टर है, तो 2 आराम से 6 में चला जाएगा। तो 2 तिया 6। तो देखो 6 में अगर हम भाग करते हैं 2 का, तो 2 तिया 6, तो यहाँ बचा 0। तो इस भागफल को हमको कहाँ लिखना रखता है? यहाँ पे। अब फिर से वही सिचुएशन की, यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या लें जिसमें से 3 का पूरी तरीके से भाग चला जाए? तो 2 से जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 3 से? हाँ, 3 से चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। अगर 3 का भाग अगर हम 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, तो बच्चा 0। तो इसमें भागफल क्या आया? 1। तो खत्म। हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया 6 का, वो क्या आया? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम करते हैं किसका करते हैं, मान लो के बाद हम 28 का करना चाहते हैं, तो 28 का भी वैसे ही है, सेम वैसे ही हमें एक लाइन खींचना होगा।
एक ऐसा करना होगा। फिर से देखना होगा कि अब भाज्य संख्या से 2 से स्टार्ट करना होगा कि किसमें से क्या भाग जा सकता है। तो सो देखिए यहाँ पे हमें वही संख्या लेनी होगी जिसमें इस संख्या का भाग पूरी तरीके से चला जाए। तो हम चलो चेक करते हैं 2 से चला जाएगा क्या? हाँ चला जाएगा। तो हम 2 को यहाँ पे लिखते हैं। अब 2 का भाग हमें 28 में करना होगा। ये करें तो 2 एकम 2, 0 उतार लिए क्या 8, 2 चौको 8। तो हमारा क्या भागफल आया 14। तो हम 14 को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। अब फिर हमारा वही सिचुएशन हो गया, 14 आ गया। फिर से हमें इस जगह पे यहाँ पे हमें ऐसी संख्या को देखना होगा जिसमें 14 का पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो फिर से हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से चला जाएगा क्या? हाँ 2 वाला चला जाएगा। तो फिर से हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2, और 2 का भाग काय में करना पड़ेगा 14 में। ये 2 सत्ते 14, ये 7 बार गया, ये 0 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। अब देखिए 7 का भाग किस किस अभाज्य संख्या में जाता है? 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से नहीं। 5 से नहीं। 7 से हाँ 7 का 7 से चला जाए क्योंकि 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 एकम 7। तो 28 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 2 × 7, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28 × 2 कितने हैं? 1 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 × 7। समझ में आया आपको अभाज्य गुणनखंड? ओके। अब हम इसके बाद जल्दी से हम एक पढ़ लेते हैं क्या? गुणन गुणज। गुणज मतलब मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल इन द सेंस सिंपल गुणा करना। गुणा करना इन द सेंस आपको पढ़ा तो आता है। अगर कोई बोलता है 6 का अगर हमें गुणज निकालिए, जैसे हमने 6 का उदाहरण इसलिए बार बार ले रहे हैं कि हमने अभी 6 लिया है, तो 6 × 1 करेंगे तो 6 एकम 6, फिर 6 × 2 12, 18, 24। तो ऐसे ही अगर 6 का कोई गुणज बोलते हैं कि 6 के गुणज को लिखिए, तो फिर हम 6 12 18 24 कर सकते हैं। अगर 9 का लिखना हो तो 9 18 27 फिर 36, ऐसे करके 9 का भी हम कर सकते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी, मान लो कि बात हमें 802 का बोले तो वही 800 × 1, फिर 802 × 2, 803 × 3, ऐसे करके 802 × 3, ऐसे करके हम 802 का भी गुणज निकाल सकते हैं। अब आपने गुणज में नोट किया होगा जो वो संख्या है, या तो ये जो 6 वाला हमने जो निकाला था 6 का गुणज, तो या तो वो 6 से बराबर है और उससे क्या है? बड़ा है। लेकिन हमने गुणनखंड में क्या देखा था? बराबर है और इससे छोटा है, और इसको अपन काउंट कर सकते हैं। लेकिन गुणज को क्या काउंट कर सकते हैं? 6 के बाद आप 5, 4 के बाद 5 लिख लो, फिर 6 लिख लो, फिर 7 लिख लो, ये अनंत तक जाएंगी। जहाँ तक हमें ज्ञात करना है वहाँ तक गुणज या ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणज लिमिटेशन नहीं है, वो बड़ा मतलब हम जिस टाइप का, जिस संख्याओं का चाहिए वो हम आराम से निकाल सकते हैं, और जितनी बार उतना बार हम उसका गुणज कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर में ऐसा नहीं है, गुणनखंड में ऐसा नहीं है, गुणनखंड एकदम सीमित है। तो ये 3 हमारे कॉन्सेप्ट थे प्रश्नावली को पढ़ने से पहले। चलिए हम आज से उदाहरण स्टार्ट करने वाले थे, तो हम अभी वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 1 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और आपको जो कॉन्सेप्ट है, गणित का कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से आपको समझ में आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी इन वीडियो को आप उन तक पहुँचाइए जो 10th क्लास में पढ़ रहे हों, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जिनको गणित कठिन लगती है उनको वो काफ़ी इस वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी। यस।